आप सभी लोगों का फिर से एक बार अध्यापन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं CF शेख सिंह अकाउंट इकोनॉमिक्स का टीचर। आज जो मैं आप लोग के साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा वो हमारी थर्ड क्लास होगी। बाकी के दो क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। आज जो थर्ड क्लास होगा उसमें सबसे पहला चैप्टर क्लास 11th के अकाउंटिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 क्लास 11th का है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आज ये तीसरी क्लास है, बाकी के दो क्लास ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं क्लास 11th के लिए। तो अब ध्यान से, पहला जो चैप्टर की हेडिंग है वो है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। इस ओवरऑल चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहला जो हम जानेंगे वो जानेंगे नीड ऑफ अकाउंटिंग। मतलब क्या? नीड ऑफ अकाउंटिंग मीन्स कि अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है, अकाउंटिंग की ज़रूरत किसको है, वो हम जानेंगे। फिर जानेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें बुक में 3 लोगों की मीनिंग्स को डिस्क्राइब किया गया है। उसमें से हम सिर्फ अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स ऑफ अकाउंटेंट जो है उन्होंने जो मीनिंग बताया उसके बारे में देखेंगे। फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग फंक्शन, फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस पूरे ओवरऑल जो फर्स्ट चैप्टर है, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले आप अगर इसको नोट डाउन करना है कर लीजिए। पूरा सिलेबस इसमें कवर है, आपको फर्स्ट चैप्टर का जो कंटेंट है जो हम कवर करने वाले हैं पूरा कवर है। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है इसमें मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है। फिर दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो, सॉरी चैप्टर नहीं, कंटेंट जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है एडवांटेज एंड लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब आप लिख लीजिएगा ड्रॉबैक्स, अकाउंटिंग के ड्रॉबैक्स क्या हैं। और उसके बाद लास्ट में आ जाता है रोल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहली वाली हेडिंग। आप उम्मीद करता हूँ कि आपने इसे नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बैक करके। नीड ऑफ अकाउंटिंग। लेट सपोज मिस्टर अभिषेक, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल आगे एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर जब एग्जाम्पल समझ में आएगा तो फिर थ्योरेटिकल समझेंगे, ठीक है। अभिषेक ने एक बिजनेस शुरू किया। किस चीज का बिजनेस? लेट सपोज कंसल्टेंसी फर्म उन्होंने बनाई। अब मिस्टर अभिषेक की कौन सा बिजनेस है भाई? कंसल्टेंसी फर्म है। वो क्या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं? क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? ये टैक्स, ऑडिट, GST, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है, बिजनेस शुरू होता है तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों की ज़रूरत होगी, कुछ पैसों की ज़रूरत होगी। तो लेट सपोज इस फर्म में 2 पार्टनर्स हैं, ठीक। एक तो अभिषेक और दूसरे पार्टनर है मिस्टर शुभम। अब इन दोनों पार्टनर्स के बीच एक एग्रीमेंट हुआ होगा जिसे कहते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें लिखा होगा कि ये कितना परसेंटेज लेंगे प्रॉफिट का, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, रिस्क कितना मिस्टर अभिषेक कवर करेंगे, शुभम कितना कवर करेंगे, कोई अगर जाता है फॉर्म छोड़ के। तो ये सब चीज़ें आप क्लास 12 के सिलेबस में पढ़ेंगे, लेकिन 11th में इसका कोई नीड नहीं। मैं जस्ट एक एग्जांपल, एक बिजनेस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इनके पार्टनरशिप हो गई अभिषेक और शुभम की। इन्होंने इस फॉर्म में कुछ पैसा लगाया होगा, ठीक है। कंसल्टेंसी फॉर्म है ये, लिख लीजिए। लेट सपोज इस फॉर्म में इन्होंने जो पैसा लगाया है वो लगाया 15 लाख रुपए, ठीक। पैसा तो लग गया 15 लाख रुपए इस फॉर्म में। 50% अभिषेक ने दिए, 50% शुभम ने। इन दोनों लोगों ने पैसा लगा दिया इस बिजनेस में 15 लाख रुपए। अब
इस 15 लाख रुपए, अगर लेट सपोज कोई बिजनेस होता है, हमने 15 लाख रुपए अपने पर्सनल अकाउंट से बिजनेस में डाले, तो अब इस 15 लाख रुपए का आखिर यूज कहाँ कहाँ पे हुआ? पंद्रह लाख का यूज कहाँ कहाँ पे हुआ? फर्नीचर, ठीक, एडवांस, रेंट, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवर्टीजमेंट, एटसेट्रा। तो इस 15 लाख का इस 15 लाख का जो पूरा हिसाब किताब है वो कैसे है? कुछ पैसा फर्नीचर में गया होगा, कुछ एडवांस दिया होगा, कुछ रेंट, कुछ कंप्यूटर, कुछ लैपटॉप, कुछ प्रिंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर इन्होंने 15 लाख रुपए का खर्च कर दिया। तो अब इस 15 लाख रुपए का कौन सा 15 लाख रुपए में से कितना रुपए फर्नीचर के लिए गया, कितना रुपए एडवर्टीजमेंट के लिए गया, कितना रुपए एडवांस दिया गया? तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें क्या हैं? बाइफर्केशन। क्या कर रहे हैं हम? 15 लाख का बाइफर्केशन कर रहे हैं। तो इस बाइफर्केशन के लिए क्या करने के लिए? इस बाइफर्केशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? अकाउंटिंग की। हमने एक सॉफ्टवेयर ले रखा है टैली का, जिसमें हम ये सब पूरा डेटा मेंटेन करते हैं कि कौन सा पैसा जब चाहे तब हम देख सकते हैं, बैक डेट में जाकर देख सकते हैं। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे अकाउंटिंग नहीं किए होते, हम कुछ भी नहीं किए रहते, 15 लाख रुपए यार इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो, सब चीज़ें हमारी कहाँ पे दिमाग में, कुछ भी रिटर्न नहीं हो, कब तक याद रहेगा? भूल ही जाएंगे। तो हमने अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन के लिए कि हमें ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन होगा। अब आगे देखिए क्या हुआ। आगे चल के जब फिनेंशियल ईयर खत्म हुआ 31 मार्च, एक और चीज़, अकाउंटिंग में जो ईयर यूज होता है, ठीक, अकाउंटिंग में क्या जो ईयर यूज करते हैं हम लोग, वो 1 जनवरी से शुरू नहीं होता है। वो कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 या जो भी ईयर चल रहा हो, 2023 जो भी फाइनेंशियल, सपोज ये फाइनेंशियल 2022-23 चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का ये ईयर है, ना कि 1 जनवरी 2022 है, ठीक। तो ये फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग में ये यूज होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो एट द लास्ट जब 31 मार्च आया, इन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना टैक्स इनका बना, जीएसटी रिटर्न के टाइम अकाउंटिंग की जरूरत पड़ सकती है। जीएसटी अकाउंटिंग की जरूरत जीएसटी के टाइम में पड़ती है कि सेल्स हुआ तो इसके ऊपर 18% का इन्होंने जीएसटी पे कर रहे हैं, तो उसका डेटा मेंटेन करना अकाउंटिंग के थ्रू। तो ये सब चीज़ों को आप समझिए, ध्यान समझिए, अकाउंटिंग की ज़रूरत कहाँ पे नहीं है, हर जगह अकाउंटिंग की ज़रूरत है। जहाँ पैसा आता है वहाँ अकाउंटिंग, ठीक। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, आप लोग के घर में हो रहा होगा। अकाउंटिंग को इसीलिए आर्ट भी कहा जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं अकाउंटिंग को समझना। आप अपने घर के एग्जाम्पल लीजिए, अगर देखिए कुछ सीखना है तो हमें अगल बगल ध्यान देना होगा। जो बुक में लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन हमें अपने विज़न को थोड़ा बड़ा करना होगा। सिर्फ बुक की चीज़ों को हम नहीं समझेंगे, आप अपने अगल बगल ध्यान दीजिए। आप किसी किराने शॉप पे जाइए, जनरल स्टोर, वहाँ पे देखिए कैसे हिसाब किताब होता है, वो भी अकाउंटिंग कर रहा है, वो बिना अकाउंटिंग पढ़े वो अकाउंटिंग कर रहा है। आप उसे पूछेंगे भैया आपको क्या इसकी ज़रूरत है, तो बताएगा अरे मुझे फ़ायदा जानना है, मुझे नुकसान जानना है, मैंने किसको कितना उधार बेचा है, कितना कैश में आया है, कितना बैंक में आया है, इनकम टैक्स के टाइम मुझे प्रॉफिट अपना जानना होता है। तो सब चीज़ों के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत है। आप अपने घर में देखिए, आपके पापा कमा के आ रहे होंगे, फिर जो भी सैलरी, चाहे जो भी बिजनेस से उनको हुआ फ़ायदा, चाहे जो भी सैलरी उन्होंने पाया, वो लाके आपकी मम्मी को दे दिए। अब मम्मी उस पैसे का हिसाब किताब करेंगी, क्या करेंगी, मम्मी उस पैसे को बाइफरकेट करेंगी कि फ़ीस कितनी देनी है बच्चों की। फिर अगर कोई स्पेसिफिक एसेट लेना है तो उसके लिए फ़ंड का डाइवर्जन होगा, पैसों का यूज़ किया जाएगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर कुछ करना है तो उसके ऊपर, कपड़ों के ऊपर,
लेट्स सपोज साड़ी उड़ी लेनी हो, बच्चों के लिए कपड़े लेने हो, ठीक, घूमने फिरने के लिए अगर करना हो पैसा को बाइफरकेशन, तो ये सब हिसाब किताब कौन करता है? मम्मी करती है। तो अकाउंटिंग हम भी करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हम इतने छोटे से उम्र में क्लास 10th अभी पास आउट किए 11th में, हम कैसे अकाउंटिंग कर सकते हैं? ध्यान से समझिए, एकदम मस्त एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप कहें मम्मी मुझे 10 रुपये चाहिए, मम्मी ने आपको 10 रुपये दिए, इस 10 रुपये को कहाँ कहाँ यूज़ करना है? इस 10 रुपये को कहाँ? 5 रुपये की चॉकलेट लेना है, 2 रुपये का इरेज़र लेना है, 3 रुपये की पेंसिल लेनी है। तो ये भी तो एक अकाउंटिंग ही है। इस पैसे का हिसाब किताब आप भी तो कर रहे हैं, 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, ये भी अकाउंटिंग है। आप सिर्फ एग्जाम्पल्स को पकड़ना सीखिए। अगर अकाउंट को समझना है तो अकाउंट में आपको जीना पड़ेगा। आपको अगल बगल चीज़ों को एब्जॉर्ब मतलब समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर कैसे अकाउंटिंग की जा रही है। तो आपको बहुत सिंपल सा मैंने समझाया, नीड ऑफ अकाउंटिंग क्या है? हिसाब किताब करना, कि कैपिटल जानना कि किस पार्टनर ने, चाहे किसी बिजनेस में किसी प्रोपराइटर ने, प्रोपराइटर का मतलब होता है मालिक ने, उस बिजनेस में कितना पैसा लगाया, 2 लाख 4 लाख, फिर उसने लोन कितना लिया, बैंक से कितना पैसा लिया है, फिर उस पैसे का कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन हुआ है, इन सब चीज़ों की जानकारी को इकट्ठा करना अकाउंटिंग। प्रॉफिट जानना, लॉस जानना, जीएसटी के टाइम अपनी रिटर्न फाइल करना है तो उसके लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत है आपको, इनकम टैक्स फाइल करना, वहाँ भी अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये पूरा आपको समझ में आएगा, नीड ऑफ अकाउंटिंग। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी। आज मैं कोशिश करूँगा 10% 15% आपका फर्स्ट जो चैप्टर है उसका मैं कवर कर दूँ, तो अब नीड ऑफ अकाउंटिंग समझ गए, ठीक। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को समझाने से पहले मैं अकाउंटिंग के प्रोसेस को समझाना चाहूँगा। प्रोसेस क्या है? एग्जाम्पल, फिर से एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोग को। फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोसेस, आगे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है, ठीक। अब क्लास 10 से अभी पास आउट करूँ तो एक एक चीज़ को मैं समझाऊंगा। प्रोसेस क्या है? लेट सपोज आपको दाल बनाना है। क्या बनाना है? हाँ, मुझे भी दाल बनाने आता है, ये तो बहुत बेसिक है। आप भी बड़े होंगे, आप भी 12th पास आउट करेंगे तो आपको भी दाल चावल ये सब बनाना सीख जाएंगे। दाल का क्या प्रोसेस है उसको समझते हैं, उसके बाद मैं अकाउंटिंग के प्रोसेस को समझाऊंगा, ठीक। आगे मैं प्रोसेस का मीनिंग आपको समझा रहा हूँ कि आखिर प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है। लेट सपोज आपको दाल बनाना है तो सबसे पहले क्या लेंगे? कुकर लेंगे, चाहे जो भी बर्तन होगा, जो भी आप यूज़ करते हो वो लेंगे, उसमें दाल डाल देंगे आप एज़ पर जैसा भी आपको लगा, 1 कप 2 कप, फिर उसमें पानी, ठीक, फिर उसमें नमक, हल्दी, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप उसमें डालेंगे। फिर उसको क्या रखेंगे? फिर गैस पर रखेंगे, फिर गैस पर रखेंगे तो फिर 5 सीटी 4 सीटी 6 सीटी जैसे भी होता है, उसके बाद आपका दाल प्रिपेयर हो जाता है। फिर आपको इसको फ्राई करना है तो फ्राई कर लीजिए। तो ये क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। सबसे पहले बर्तन लिए, फिर दाल लिए, फिर नमक लिए, फिर हल्दी लिए, फिर उसको धीमी आंच पे चाहे जो भी है उस पर पकाएं, उसकी काउंटिंग की, सीटी की, फिर दाल बन गया, अब उसको फ्राई करना है तो फ्राई करना, नाउ इट इज़ रेडी टू ईट। तो ये हो गया दाल का प्रोसेस। अब मैं आपको अकाउंटिंग का प्रोसेस समझाता हूँ। अकाउंटिंग के प्रोसेस को समझिए। 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं दूसरा मार्कर लाता हूँ।
तो जैसा कि मैं आप लोग को समझा रहा था, नीड ऑफ अकाउंटिंग आपको समझा दिया। प्रोसेस में अकाउंटिंग की मीनिंग से पहले आप लोग को क्या समझाने वाला था, प्रोसेस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको इसमें दाल का एग्जांपल दिया था, अकाउंटिंग के प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग में जो सबसे पहला स्टेप है, जैसे कि जिसमें हम दाल के समय क्या लेते थे, बर्तन लेते थे, वैसे अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहला स्टेप रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड किन किन चीज़ों को होगा वो आगे मैं समझाऊंगा। अब सिंपल सा बस प्रोसेस को समझिए और इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे बताइए। रिकॉर्ड कर लिए, फिर इसको समराइज नहीं करेंगे, फिर इसको क्लासिफाई करेंगे। दो चीज़ें आपको समझ में आ गई, पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे, फिर समराइज करेंगे। समराइजिंग, ठीक। उसके बाद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड एट द लास्ट एनालाइजिंग। ये क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया, ठीक। प्रोसेस को नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी धीरे धीरे मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप क्या था अकाउंटिंग के प्रोसेस में, जैसे दाल का प्रोसेस का एग्जांपल में दिया था। अकाउंटिंग के प्रोसेस में सबसे पहला क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे, फिर समराइज करेंगे, एट द लास्ट एनालाइज करेंगे। एनालाइज, ठीक है, हाँ, प्रोसेस का ये भी पार्ट आएगा, एनालाइज भी एट द लास्ट। सबसे सब कुछ प्रिपेयर होने के बाद अब इसको मैं अकाउंटिंग के टर्म्स में, अब देखिए ये तो सिंपल सा हो गया, आपको समझ में आ गया इंग्लिश के वर्ड से। अब इनको अकाउंटिंग में समझिए। रिकॉर्ड, जर्नल एंट्रीज, क्लासिफिकेशन, लेजर, समराइजिंग जिसमें आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एंड बैलेंस शीट। फिर एनालाइज क्या करना, इनको समझना। ये बहुत ही हायर लेवल का कॉन्सेप्ट होता है एनालाइज। ये आपके सिलेबस में, आपके क्लास सिलेबस में कवर नहीं है, काफ़ी हायर लेवल पे इसकी पढ़ाई की जाती है। बाद में चल को आपको समझ में आएगा कि बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज किया जाए, कितने रेशियोज होते हैं उनको कंसीडर किया जाए। तो ये सब चीज़ें आगे की हैं, फर्दर 12th में थोड़ा सा इसका है बेसिक, 12th में है, 12th में आपको समझाया जाएगा। लेकिन 11th में ये तीन चीज़ें तो हैं, जर्नल, लेजर एंड ट्रेडिंग। तो इन्हीं सब चीज़ों से क्या हुआ था, इन्हीं सब चीज़ों से देखिए रिकॉर्ड किन किन चीज़ों का करेंगे ये तो मैं आगे बताऊंगा, फिर इसको कैसे क्लासिफाई करना है, फिर कैसे ट्रेडिंग, P&L। आप अभी सिर्फ बस चीज़ों को सुनिए। अभी क्या करिएगा, बस चीज़ों को सुनिए, नोट डाउन करिए, बस यही बेसिक काम है अभी आपका। हर एक चीज़, अभी हो सकता है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो आपको, लेकिन आगे आने वाली क्लासेस में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और भी डिटेल में जब इसे एक्सप्लेन किया जाएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग का मीनिंग नोट डाउन करिए। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, क्या है अकाउंटिंग, क्या है बताइए। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अब इतना नोट डाउन करो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing
अकाउंटिंग मेरे साथ बोलते भी रहिए, जितना आप बोलेंगे उतना आपको जल्दी तरीके से ये चीज़ें याद होंगी, और याद होंगी ऐसे करके पूरा आपको इसको मगअप करना पड़ेगा, रट लीजिए पूरा। समझा? वो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को इन्होंने मीनिंग, इसका क्या कहते हैं उसको, इसको मीनिंग में बता दिया है। ठीक, इसी से आपको, इन्हीं सब चीज़ों से, इस मीनिंग से ही मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन फंक्शन सब समझा दूंगा। क्योंकि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, उसके बाद इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, इतना आप लिखिए, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transactions and events, transaction and events which in part at least of financial character. And interpreting the results thereof. आपके बुक में भी होगा, वहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए। अब इस मीनिंग को किन्होंने बताया है? अमेरिकन, ये मैं समझा देता हूँ कि ये चीज़ है क्या। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ये चीज़ क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। देखिए, हमारे इंडिया में ICI है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वैसे यहाँ पे क्या है, अमेरिका में क्या है, इसका नाम है AICPA। ठीक, अब ये क्या काम करिए, प्रोफेशंस ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। ठीक, फिर काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है इन लोग का, फिर वहाँ से अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। वैसे यहाँ से भी अकाउंटेंट बनते हैं। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहा जाता है, वहाँ पे सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट कहा जाता है। फ़र्क इतना ही है। तो ये जो बोर्ड है, जैसे ICI हमारे इंडिया में बोर्ड है, वैसे अमेरिका में ये बोर्ड है। इस बोर्ड ने इस मीनिंग को बताया है। क्या बताया? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। जैसा कि मैंने आपको प्रोसेस में बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग। ठीक, फिर क्या करेंगे? क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग। ठीक, तो देखिए, रिकॉर्डिंग आ गया, क्लासिफाइंग आ गया, समराइजिंग आ गया, एंड लास्ट में क्या था? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ये क्या आ गया? एनालाइजिंग का पार्ट आ गया। तो इतना आपको समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पूरा, और ये चीज़ एकदम याद कर लीजिएगा। 2 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स तक ये क्वेश्चन आ सकता है। आपके टेस्ट में आ सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। आएगा तो जरूर, डेफिनेटली क्लास 11th में ये क्वेश्चन आएगा। तो उससे अच्छा आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, मीनिंग नोट डाउन करने के बाद
इसके बाद हम इसके फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग को समझते हैं। फीचर्स को समझने के बाद, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग को समझने के बाद आपको मीनिंग और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, मैंने पहले प्रोसेस बताया, प्रोसेस के बाद अकाउंटिंग का मीनिंग आप लोग को नोट डाउन करवाया। अभी इसको एक्सप्लेन नहीं किया मीनिंग को, थोड़ा बहुत इसमें से मान के चलिए कि 30% मीनिंग एक्सप्लेन आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन बाकी 70% अभी भी नहीं आ रहा होगा। उसमें से भी 20-30% अभी फीचर्स से आपको समझ में आएगा। ठीक, समझ रहे हैं? प्रोसेस देखिए, फीचर्स देखिए। पहला जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, सब फीचर्स भी इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। मीनिंग में क्या लिखा था? सिर्फ आर्ट, लेकिन इसके फीचर्स में जब हम एंट्री करेंगे तो वहां पे ये भी बताया गया है कि सिर्फ ये एक आर्ट, एक कला नहीं है, ये एक साइंस भी है। साइंस कैसे है, इन सब चीज़ों को मैं आगे बताऊंगा। फिर मीनिंग से देखिए क्या निकल के आता है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। चलिए आगे इन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे देखेंगे। आर्ट एज वेल एज साइंस। देखिए साइंस क्या होता है कि कुछ प्रिंसिपल्स पहले से डिफाइन होते हैं, उन प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना होता है। ठीक, लेकिन ये आर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। आर्ट क्या है? कला। ठीक, ये हमारे घर में सभी को आता है अकाउंटिंग करना। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने क्या कोई सीख रखा है, लेकिन अभी आपसे पूछा जाए कि नाइट्रिक एसिड चाहे कुछ भी, मतलब केमिस्ट्री या फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा तो उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ना होगा, तब आप उसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन आर्ट आप सीख जाते हो, सीखने को साइंस सीखते हो, लेकिन साइंस में क्या है? प्रिंसिपल्स प्री डिटरमाइन होते हैं, आपको उनको समझना होगा, उनको पढ़ना होगा, उसके बाद आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो। आर्ट आप क्लास 10th में, लेकिन अब आपको भी अकाउंटिंग आती है। ठीक, लेकिन इसे अकाउंटिंग को साइंस क्यों कहा गया? आर्ट तो ठीक है, कला है, समझ में आता है, सबको आता है, सब सीख जाते हैं, लेकिन साइंस क्यों है? क्योंकि जब आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, साइंस इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि यहां भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। कैसे प्रिंसिपल्स होते हैं? जिन्हें कहा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और बड़ी बड़ी कंपनियों के लगता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक, एक हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा हो गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसमें क्या है? इसमें अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स डिफाइन है कि ये चीज़ होगी तो आप इसको ऐसे रिकॉर्ड करोगे, ये चीज़ होगी आप इसको ऐसे रिकॉर्ड करोगे। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि यूनिटी होनी चाहिए। देखिए किसी भी बिजनेस को समझना, लेट सपोज अगर प्रिंसिपल्स नहीं बताए हों तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनकी ट्रेडिंग की जाती है, बड़े पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ, ट्रेडिंग की जाती है, अगर उनके ये सब प्रिंसिपल्स नहीं हो, प्री डिटरमाइंड पहले से नहीं बताया गया, तो कुछ कंपनियां कुछ और बेसिस यूज करेंगे, कोई कुछ और यूज करेगा, कोई कुछ और यूज करेगा। ऐसे क्या होगा? जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उनको समझने में प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर अकाउंटिंग का सेम प्रिंसिपल होगा तब उनको समझना ईजी होगा, क्योंकि सारी कंपनियां एक ही प्रिंसिपल फॉलो कर रही हैं। तो एक बार प्रिंसिपल्स पढ़ लेंगे तो उनके बैलेंस शीट को आप एनालाइज करना सीख जाओगे। तो यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल्स यहाँ भी डिफाइन है, तो इसीलिए इसे कहा गया क्या? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट छोटे लोगों के लिए है, जिनका मतलब फाइनेंशियल्स को कहीं यूज़ ना किया जाए, सिर्फ अपने लिए है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप ही का एग्जांपल लीजिए, 10 रुपये आपको मिले, उसमें से कौन सा कहाँ खर्च जाएगा, इसका किसका यूज़ है? सिर्फ आप अपने लिए यूज़ कर रहे हो। ठीक, लेकिन बैलेंस शीट अगर कोई सोल प्रोप्राइटर बना रहा है तो उसका भी उसका बैंक में भी यूज़ हो, उसको लोन चाहिए तो उसके फाइनेंशियल्स को पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। तो अगर वो सेम प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करके उस फाइनेंशियल्स को बनाएंगे तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। तो यहाँ पे आपको समझ के आ गया होगा अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। फिर दूसरा मीनिंग है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मैंने जैसे बताया रिकॉर्डिंग हमारे सबसे पहला स्टेप होता है। अब रिकॉर्डिंग किन चीज़ों का करना है?
हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं अकाउंटिंग में। मेरे और मेरे पार्टनर के बीच बहस हुई, उसको भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर दें? नहीं। किनका रिकॉर्डिंग होगा? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल यहाँ पे लीजिए। अभिषेक कोई XYZ बिजनेस शुरू किए। बिजनेस शुरू करने से पहले एक डिस्कशन होता है, राय बात ली जाती है लोगों से, अलग अलग लोगों से मिला जाता है, समझा जाता है, उसके बाद में द लास्ट डिसीजन होता है कि बिजनेस इंप्लीमेंट करें या ना करें। तो जो ये डिस्कशन होता है लोगों के बीच, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं, ठीक। तो इसका क्या रिकॉर्डिंग होगा? द आंसर इज नो। क्या इसका डिस्कशन का रिकॉर्डिंग होगा? द आंसर इज नो। किनका रिकॉर्डिंग? सिर्फ फाइनेंशियल, जो पैसे से लेन देन हो। कैपिटल अभिषेक ने लाया, उसका रिकॉर्ड होगा। अभिषेक ने फर्नीचर 50,000 का खरीदा, उसका रिकॉर्डिंग होगा। अभिषेक ने लैपटॉप परचेज किया 40,000 का, उसका रिकॉर्डिंग होगा। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन है। तो जो चीज़ें मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन नहीं होंगी उनका हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज किसी की बैलेंस शीट है। चलिए, बैलेंस शीट तो काफ़ी हाई लेवल पर आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। लेट सपोज अभिषेक के पास लैंड है 4 एकड़। अभिषेक के पास एक बाइक है। अभिषेक के पास लैपटॉप है, फ़ोन है, एक लैपटॉप है, एक बाइक है और ज़मीन है 4 एकड़। चाहे जो भी मान लीजिए, XYZ कुछ भी हो। अब इनका यहाँ पे मॉनेटरी में क्या डिफाइन, मॉनेटरी वैल्यू बताई गई है? द आंसर इज नो। क्या हम इसका अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं? द आंसर इज नो। अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब इनकी मॉनेटरी वैल्यू बताई जाएगी। 4 एकड़ की मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए 20 लाख है इसका रिकॉर्डिंग। एक बाइक की कीमत है 50,000, लैपटॉप की कीमत है 40,000, आईफोन की कीमत है, सॉरी ये आईफोन नहीं है, वन फोन है, आईफोन में समझ लीजिएगा, फ़ोन है जिसकी कीमत है 15,000। सब लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सब एग्जांपल ऐसे एग्जांपल दूंगा जो मैंने खुद कर रहा है, वो एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो ये जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, ये जो मॉनेटरी वैल्यू डिफाइन की गई, अब इसका रिकॉर्ड करेंगे हम लोग अकाउंटिंग में। लेकिन नॉलेज के पर्पज से आप इसका भी रिकॉर्ड कर सकते हो कि फ़ोन कितने हैं, एक है जी, एक की वैल्यू है 15,000 रुपये, 15,000 अकाउंटिंग में जाएगा। लेकिन क्वांटिटी भी कहीं ना कहीं हम लोग यूज़ करते हैं, आगे समझ में आएगा आपको और अच्छे में। लेकिन यहाँ समझ, जब तक मॉनेटरी टर्म्स में इसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी, उसको आप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाओगे अकाउंटिंग में। लेट सपोज अगर लैंड की प्राइस ही आपको नहीं पता तो आप उसका अकाउंटिंग क्या करोगे? कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे क्या समझाया गया आपको कि रिकॉर्डिंग किसका करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसका मॉनेटरी कोई वैल्यू हो, कोई कीमत हो, उसी का हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब इसी एग्जांपल में जब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समझा रहा था, तो इसी में एक और इसका फीचर को मैंने समझा दिया, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी को। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ये दोनों चीज़ें मैंने इसी सेम एग्जांपल से, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे कि लड़ाई झगड़ा हुआ, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, डिस्कशन हुआ, वो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, और टर्म्स ऑफ मनी का यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया। ठीक, तो इन दो चीज़ों का इम्पैक्ट अब देख लीजिएगा। ये है किसके? फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, और भी इसके हेड्स हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग के। फिर हमारा जो चौथा फीचर आता है, 3 फीचर मैंने कौन कौन से आपको बताए, माइंड में अपनी रिवाइज करिए। पहला फीचर, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। दूसरा फीचर, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तीसरा फीचर, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। विदाउट मनी नहीं होगा रिकॉर्ड अकाउंटिंग में। देखो बाबू, एक चीज़ और मैं आप लोग को समझा देता हूँ, अभी आप सीरियस होकर पढ़ाई करिएगा। आपके 10th के रिजल्ट आ गए होंगे और आप लोग को पता होगा कि आप कितने पानी में हैं। तो अपनी, अगर देखिए, चलिए थोड़ा सिलेबस से हट के बात करते हैं। आपकी जो एज है ना, जो आप क्लास 11th में हो, आप
इसमें बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ चेंज होगा। आपके नए दोस्त बनेंगे, आपके अंदर एक ऐसा मतलब ब्लड सर्कुलेट होगा कर रही, हम कुछ भी कर डालेंगे, कुछ भी कर देंगे, कुछ भी, किसी को मार देंगे, किसी को पीट देंगे, टीचरों से अच्छे से बात नहीं करना। नेचुरल, ये सभी के साथ होता है, ये हमारे साथ भी होता था। अरे टीचर ही तो हैं, अभी बोलेंगे तो पकड़ लेंगे बाहर, ये सब चीज़ें मत करिएगा। एक उम्र के बाद आपको भी एहसास होगा कि जो आपने किया वो गलत किया। 10th के मार्क्स आपको पता होंगे, तो इससे आपकी वैल्यू भी पता होगी कि आप कितने पानी में हो। और ये जो कॉमर्स है ना, कॉमर्स, मैं इसको ऐसा मानता हूँ कि जो बच्चे वीक हैं, मैं किसी बच्चे को वीक नहीं कहता हूँ, सब स्पेशल है, मैं खुद स्पेशल हूँ, सब स्पेशल है। जो बच्चे वीक हैं ना और जिनको कॉमर्स लेना पड़ गया, लिए हैं कॉमर्स, मैं सर बता रहा हूँ, आप इतना अच्छा करियर इसमें बना सकते हो जो साइंस में आप कभी नहीं बना पाते, इस वैल्यू के बेसिस पे। कॉमर्स आपने जो लिया है ना, वो आप लोग के लिए एक क्या कर सकते हैं, पुनर्जन्म, अपने आप को प्रूफ करना कि मैं किसी से कम नहीं। तो ये सब कुछ यहाँ पे नया होगा, यहाँ पे सब एक ही लाइन में खड़े हैं, फिर से एक मौका दिया गया है आपको। ये लाइन है, इस लाइन पर सब खड़े हैं, जो जितना मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा, जो जितना मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा। और ये है कॉमर्स की लाइन। तो आप लोगों के लिए फिर से एक मौका मिला है। तो एक बहुत ही फेमस कोट मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, लाइफ में हमेशा सेकंड चांस मिलता है, ऐसा मानना है मेरा। मुझे भी सेकंड चांस मिला था कॉमर्स में। कुछ भी हो, आपको हमेशा एक सेकंड चांस मिलेगा, ये नहीं कि हमेशा मिलता रहेगा, अभी मिला है अभी पकड़ लीजिएगा, नहीं तो आगे चल के दिक्कत होगी। ठीक, अभी से सीरियस हो जाएगा पढ़ाई को लेकर। पढ़ाई कैसे करनी है, कितने घंटे करनी है, कैसे रिवीजन करना है, ये सब चीज़ें तो मैं आप लोग के साथ डिस्कस ही करूँगा। लेकिन अभी सीरियस हो जाइएगा। आपने जो मस्ती की 10th तक, उसको साइड में रखिए और 11th 12th में अपने आप के ऊपर थोड़ा, अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल लाइएगा। ठीक, सबकी रिस्पेक्ट करिएगा, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करिएगा, अपने अंदर थोड़ा कंट्रोल लाइएगा। ये नहीं किसी के बहकावे में आ गए तो बहक गए। बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको बहकने के लिए, लेकिन जीतेगा वही जो खुद के ऊपर कंट्रोल रखेगा। डिसिप्लिन, मुझे ऐसा मानना है कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो तो आप बहुत ही आगे जाओगे, उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक, तो आते हैं, उम्मीद करूँगा कि आप सीरियस हो जाएंगे पढ़ाई में। अब नहीं होंगे तो कभी नहीं होंगे। खैर, सेकेंड चांस दिया है आपको किसी ने, सेकेंड चांस आपको मिला है अपने आप को प्रूव करने का कि आप किसी से कम नहीं हो। आपने कॉमर्स लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो। तो मैं कहा था, मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी थी, फिर से रिवीजन करिएगा। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में कौन कौन सी चीज़ें हमने 3 डिस्कस की, फिर से बताइए। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, आर्ट के में साइंस को, ये क्लियर होगा आपको। फिर हमने क्या, एक ही एग्जाम्पल में मैंने 2 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया था। कैसे? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एज वेल एज रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब मेरा 4th जो है वो है, क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ठीक है, क्लासिफाइंग, सब मीनिंग से मैं तोड़ के निकाल रहा हूँ एक एक चीज़। अब मीनिंग और अच्छे से समझ में आएगा जब ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स समझा दूंगा तो एक बार फिर से मैं मीनिंग को लिखवाऊंगा और फिर से उस मीनिंग को तोड़ के समझाऊंगा। तो क्लासिफाइंग को समझिए। क्लासिफाइंग क्या है? रिकॉर्ड आपने कर लिया है, ठीक। अब इस रिकॉर्ड किए हुए चीज़ों को, रिकॉर्ड किन किन चीज़ों को होगा? जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो और उनको मेज़र किया जा सके इन टर्म्स ऑफ मनी में, उनकी वैल्यू आपको पता। तो रिकॉर्ड किन किन चीज़ों का होगा? रिकॉर्ड तो होगा, ये भी पता चल गया आपको। अब होगा क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग कैसे? एक नेचर की चीज़ें, एक टाइप की चीज़ों को एक एक हेड में बांटना, इसे कहते हैं लेजर। क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। जैसे
सेल्स, परचेज, सेल्स हो गया, परचेज हो गया, कैपिटल जो आपने पैसा लगाया, लोन, कैपिटल को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के, अभी बस इतना सेल्स तो पता ही होगा, जिस हिंदी में शायद बेचना, बेचते, परचेज मतलब खरीद, कैपिटल आपने कितना पैसा लगाया, लोन मतलब कर्ज, और भी बहुत सारे लेजर्स, मैं 4 हिस्से लेजर्स दे रहा हूँ कि आपने सेल्स किया तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे, उसे क्लासीफाई करोगे, टर्म्स ऑफ मनी में है, द आंसर इज यस, टर्म्स ऑफ मनी में है, तो इसको रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, मतलब सेल्स के लेजर में से पोस्ट करेंगे, परचेज किया, परचेज में पोस्ट करेंगे, कैपिटल है, ऑनर ने कितना पैसा लगाया, कैपिटल के लेजर में जाएगा, लोन है, लोन के लेजर में जाएगा, तो ऐसे इन चीज़ों को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, ठीक, क्लासीफाइंग अब हो गया। फिर आता है समराइजिंग, इसमें क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, P&L बनाना एंड बैलेंस शीट, अभी बस इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ये आ गया समराइजिंग में कि फ़ायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ, बैलेंस शीट में कैसे इसको शो करना है, ये सब चीज़ें का आपको समराइज में आता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, चाहे इसे हम कहते हैं एनालाइज करना, एनालाइजिंग या इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। अब बैलेंस शीट बन गया, P&L बन गया, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, लेजर्स बन गए, रिकॉर्ड कर लीजिए, इसको जर्नल भी कहते हैं हम लोग। तो आप ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ठीक, इसको एनालाइज करेंगे, फिर कम्युनिकेट, कैरेक्टरिस्टिक्स के सब ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। कम्युनिकेट किससे, ऑनर से, जो भी मालिक होगा अगर आप अकाउंटेंट हैं तो, बाकी इन्वेस्टर के साथ, जो कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट के साथ, एट्सेट्रा, इनको कम्युनिकेट करना। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हमने क्या क्या चीज़ें, हमने तीन हेडिंग्स को आज हमने कवर किया। अभी ऑब्जेक्टिव हमने कवर नहीं किया, नेचर ऑफ अकाउंटिंग कवर नहीं किया, हमने सिर्फ अभी मीनिंग को समझा है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, नीड ऑफ अकाउंटिंग को, ठीक। फिर नीड ऑफ अकाउंटिंग देखने के बाद दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी, प्रोसेस को। फिर हमने क्या देखा था, प्रोसेस के बाद मीनिंग को। फिर हमने क्या देखा, मीनिंग अभी देखिए, अभी तक आपको मीनिंग शायद हल्का फुल्का क्लियर होगा, लेकिन जब अगली क्लास आएगी तो मैं उसमें जब पढ़ाने जाऊंगा तो पीछे का रिवाइज करूँगा, तो मैं फिर से मीनिंग को तोड़ के आपको समझाने की कोशिश करूँगा अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में। फिर हमने लास्ट क्या समझा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग को और उसके हेड्स को, कि अकाउंटिंग क्या आर्ट एज वेल एज साइंस है। फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर रिकॉर्ड, फिर समराइजिंग, फिर उसके बाद एनालाइज करना उसको, फिर कम्युनिकेट करना, क्लासिफाई करना, ये सब चीज़ें हमने समझ गए। तो एक और प्रोसेस को फिर से मैं थोड़ा सा और अकाउंटिंग के लैंग्वेज में इसको तोड़ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है जर्नल, फिर आएगा लेजर, यहाँ पे ट्रेडिंग, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस भी लिख लीजिएगा, ट्रायल बैलेंस भी एक पार्ट होता है। फिर उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस, फिर इसके बाद आता है ट्रेडिंग P&L, फिर एट द लास्ट बनता है बैलेंस शीट। ये हो गया प्रोसेस अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग की भाषा में। तो इतना सब कुछ क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा कि अब अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हैं। बाकी हमारी ऑफलाइन क्लास अगर लेना चाहते हैं तो आप स्वदेशी कॉटन मिल के सामने अध्यापन इंस्टीट्यूट का ऑफिस है, वहाँ संपर्क करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 12th पास आउट हैं, चाहे आप 12th में हो और आप पूछना सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैरियर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विशिंग यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।